डियर स्टूडेंट, सुभाष स्कूल सावा की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं पवन शर्मा लेकर आ रहा हूँ स्टीरियो केमिस्ट्री की नेक्स्ट क्लास, और इस क्लास में हम टार्टरिक अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। टार्टरिक जो अम्ल होता है वो इमली के अंदर पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल की अगर अपने स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस प्रकार से बनती है। टार्टरिक अम्ल में 4 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4। पहला कार्बन जो है वहाँ COOH है। 2 नंबर जो किरेल कार्बन है उसमें एक साइड में H और दूसरी साइड में OH है। 3 नंबर जो कार्बन है किरेल कार्बन, उसके साथ एक साइड में इधर OH है और एक साइड में इस तरफ H है और नीचे COOH है। अब आपने देख सकते हैं कि अगर हम इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं तो वो कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है। तो दर्पण प्रतिबिंब जो प्राप्त हुआ है वो इस प्रकार से है। अगर हम इस रूप को D रूप मानते हैं, देखिए ये जो मैंने निशान दिखाए हैं, ये एरो है वो क्लॉकवाइज है, ठीक है। इस तरफ आप दोनों तरफ देख सकते हैं ये क्लॉकवाइज एरो है, इसलिए हम इसको D या इसको प्लस टार्टरिक अम्ल कहेंगे, ठीक है। और इसका जो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा, मिरर इमेज बनेगी, उसके अंदर जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। आप देख रहे हैं ये रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए हम इसका नाम क्या रखेंगे, L या फिर माइनस टार्टरिक अम्ल। आप देख रहे हैं इन दोनों ही डायग्राम में संरचना में H और OH है वो अलग अलग साइड में हैं। अगर हम इसका तीसरा रूप बनाएं जो कि इस प्रकार से हो, जिसमें H दो किरेल कार्बन से जुड़े हुए H हैं, हाइड्रोजन एटम हैं, वो एक साइड में हैं, और जो किरेल कार्बन से जुड़े हुए OH समूह हैं वो भी समान साइड में हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका जो मिरर इमेज बनेगा वो कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा, ठीक है। ये दोनों ही इस प्रकार से हैं और इसको हम मीसो या मीजो रूप बोलते हैं। इस मीजो रूप की क्या विशेषता होती है? एक नंबर विशेषता तो इसकी ये है कि इसके अंदर ये जो आप देख रहे हैं ये सममिति तल होता है, यानी कि अगर हम इसको क्षैतिज साइड से देखें तो इसके 2 समान भाग होते हैं। क्षैतिज साइड से काटने पर इसके 2 समान भाग प्राप्त होते हैं। ये जो 2 समान भाग हमें प्राप्त हुए हैं, इस 2 समान भाग को हम अलग अलग समान रूप से कर सकते हैं। ये क्षैतिज तल कहलाता है। तो इस प्रकार का जो रूप होता है वो क्या कहलाता है, मीजो रूप कहलाता है। आप देख रहे हैं कि जो मीजो रूप है इसके आधे हिस्से को जो हमने एरो दिखाया है वो क्लॉकवाइज है और नीचे का जो हिस्सा है वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो मीजो जो रूप होता है उसमें D और L दोनों ही रूप दिखाई देते हैं, जिसमें सममिति तल के बाद आधा हिस्सा D रूप की तरह कार्य करता है और आधा हिस्सा L रूप की तरह कार्य करता है। तो हम कह सकते हैं कि यह प्रकाशिक अक्रिय होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, क्योंकि आधा हिस्सा क्लॉकवाइज की तरफ है, आधा हिस्सा एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देंगे, निरस्त कर देंगे। इसलिए जो मीजो रूप होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। और इस प्रकार ये जो प्रकाशिक अक्रिय हुआ है
ये किस कारण से हुआ है? ये एक ही कंपाउंड में इंटरनल प्रतिकार के कारण हुआ है, यानी आंतरिक प्रतिकार। आंतरिक प्रतिकार का क्या मतलब हुआ? एक ही कंपाउंड के अंदर ही आधा हिस्सा डी रूप है और आधा हिस्सा एल रूप है, और इस प्रकार से ऑप्टिकली इनएक्टिव होना इंटरनल कंपनसेशन कहलाता है। तो इस प्रकार ये जो टार्टरिक अम्ल है ये 4 रूपों में पाया जाता है। पहला रूप इसका डी रूप हमने पढ़ा, दूसरा हमने इसका एल रूप पढ़ा, तीसरा हमने इसका मेसो या मीजो रूप पढ़ा, चौथा जो होता है वो होता है रेसेमिक रूप। रेसेमिक जो रूप होता है वो रेसेमिक मिश्रण के द्वारा बनता है। अभी हमने पढ़ा था कि एक एल रूप वाला अगर अपने टार्टरिक अम्ल ले ले या एल रूप का कोई भी अपने कंपाउंड ले लेते हैं और एक अपने डी रूप का कोई भी कंपाउंड ले लेते हैं, ठीक है, और इन दोनों कंपाउंड के समान अनुपात को हम मिला देते हैं तो बनने वाला जो मिक्सचर है वो क्या कहलाता है? रेसेमिक मिक्सचर कहलाता है। अब ये जो रेसेमिक मिक्सचर है उसमें डी और एल दोनों रूप पाए जाते हैं, इसलिए हम इसको डी एल या प्लस माइनस से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ ध्यान ये रखना है कि जो मीजो रूप था उसमें एक ही कंपाउंड में 2 भाग थे, एक डी की तरह कार्य कर रहा था, एक एल की तरह कार्य कर रहा था। लेकिन रेसेमिक मिक्सचर में डी और एल रूप को समान अनुपात में मिलाते हैं, दोनों अलग अलग कंपाउंड हैं उनको मिलाया गया है और मिलाने के बाद वो रेसेमिक मिक्सचर कहलाएगा। यहाँ क्या है कि रेसेमिक मिक्सचर है वो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, मीजो रूप भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, रेसेमिक मिक्सचर भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है ध्यान रखना, क्योंकि इसके अंदर जो होता है ना वाम ध्रुवण यानी एल रूप और डी रूप ये दोनों विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं और परिमाण इनका समान है, तो ये एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे? निरस्त कर देंगे। और यहाँ जो संतुलन है, निराकरण है या प्रतिकार है वो बाह्य टाइप का है। बाह्य का मतलब हमने कंपाउंड 2 अलग अलग लिए हैं, जबकि मीजो रूप में एक ही कंपाउंड में 2 अलग अलग कार्य करने वाले भाग हैं, जबकि इसमें दोनों कंपाउंड ही अलग अलग हैं और उनको मिलाया गया है, तो वो बाहरी तौर से एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट करेंगे, इसलिए इनको बाह्य संतुलन या बाह्य प्रतिकार कहते हैं, एक्सटर्नल कंपनसेशन कहते हैं। ठीक है, उदाहरण में अपने लैक्टिक अम्ल ले सकते हैं, टार्टरिक अम्ल ले सकते हैं और इनको समान अनुपात में मिला देते हैं। अभी हमने समावयवता का ये इतना टॉपिक पूरा कर लिया है, प्रकाशिक समावयवता तक हमने पढ़ लिया है। अब जो हमारा टॉपिक आएगा वो आएगा त्रिविम समावयवता में सेकंड नंबर कन्फॉर्मेशन आइसोमेरिज्म यानी समरूपी समावयवता। समरूपण समावयवता। समरूपण समावयवता की क्या विशेषता है कि यह संतृप्त अणु यानी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाले यौगिकों में पाया जाता है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड वाले जो यौगिक होते हैं उनके अंदर मुक्त घूर्णन पाया जाता है, यानी हम उनको फ्री रोटेट करवा सकते हैं। जबकि जो अभी हमने वो पढ़ा था समावयवता पढ़ा था उसमें क्या था कि हम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले यौगिकों के बारे में पढ़ रहे थे। तो डबल बॉन्ड जो होता है उसमें मुक्त घूर्णन नहीं होता है, प्रतिबंधित घूर्णन पाया जाता है, इसलिए वो समरूपण समावयवता प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं। यहाँ फ्री रोटेशन के कारण अंतरिक्ष में कई संरचनाएं प्राप्त हो जाती है, इसे समरूपण कहते हैं। और ये जो
समावयवता है वो समरूपण समावयवता कहलाती है। यहाँ क्या होता है, समावयवियों में ऊर्जा अंतराल इतना कम होता है कि इनको हम घुमाकर या रोटेट करवाकर एक दूसरे में अंतः परिवर्तित कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर हम एथेन के या प्रोपेन के या कोई साइक्लो जो यौगिक है एल्केन, उनके समरूपण पढ़ेंगे। एथेन के हम समरूपन बनाते हैं तो एथेन के दो समरूपन बनते हैं, एक ग्रसित बनता है और दूसरा शांतरित बनता है। ग्रसित और शांतरित को अपने अभी बनाकर देखेंगे। तो ग्रसित समरूपन की जो थ्योरी होती है वो आपको यहाँ नज़र आ रही है, आप इसको नोट कर लें। और शांतरित की थ्योरी है वो यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। ग्रसित और शांतरित के रूप यहाँ हम बना रहे हैं। ग्रसित और शांतरित के अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग सूत्र दिया है। सबसे पहले अपने सोहार्स का बना रहे हैं। तो सोहार्स ने ये कहा था कि ग्रसित रूप में एथेन का सूत्र क्या होता है, C2H6। तो ये जो CH3 वाला समूह है उसको आप इस तरीके से लिख लेते हैं कि ये कार्बन है और इसके 3 हाइड्रोजन है वो इस तरीके से 120 डिग्री के कोण पर व्यवस्थित हैं। तो दूसरा जो CH3 समूह है उसको आप इस तरीके से दिखा देंगे और यहाँ इस कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन से अधिकतम दूरी पर स्थिर न होकर न्यूनतम दूरी पर स्थित होते हैं, जो एक दूसरे को ढक लेते हैं। यहाँ पर आपको ढके हुए दिखाई नहीं देंगे, यहाँ पर आपको पास पास नज़र आएंगे। ये वाला हाइड्रोजन है वो इस हाइड्रोजन के सीध में है, ये वाला हाइड्रोजन है वो इस हाइड्रोजन की सीध में है और ये वाला हाइड्रोजन है वो इस हाइड्रोजन की सीध में है। अगर आप इसकी त्रिविमीय संरचना देखें तो ये अत्यंत पास पास होते हैं और अत्यंत पास पास होने के कारण इनमें प्रतिकर्षण जो होता है वो क्या होता है, अधिकतम होता है और दूरी न्यूनतम होने के कारण यह संरचना कम स्थायी होती है। शांतरित या अंतरित बोलते हैं सेकंड को। तो सोहार्स के शांतरित रूप में क्या होता है, इस कार्बन के 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के 1 हाइड्रोजन की सीध में होते हैं और ग्रसित रूप से अत्यंत दूरी पर होते हैं, जबकि ये जो हाइड्रोजन है वो इस 2 हाइड्रोजन की सीध में आपको दिखाना है और ये शांतरित रूप बनकर तैयार हो जाएगा। इस शांतरित रूप में हाइड्रोजन है वो अधिकतम दूरी पर है, प्रतिकर्षण न्यूनतम है, इसलिए यह रूप अधिक स्थायी होता है। उसके बाद यहाँ पर न्यूमेन का रूप आता है। न्यूमेन ने ये कहा था कि आप कार्बन को इस तरीके से दिखा दें, ठीक है, पहले कार्बन को और 3 हाइड्रोजन को इस तरीके से दिखा दिया, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा CH3 समूह है उसके कार्बन को आप इस तरीके से वृत्ताकार बना दें कि ये पीछे वाला कार्बन है और इस पीछे वाले कार्बन के 3 हाइड्रोजन आपको पहले वाले कार्बन के पीछे दिखाना है। तो आप पीछे दिखाएंगे तब तो एकदम ग्रसित रूप हो जाएगा और तीनों हाइड्रोजन है वो इसके पीछे है। तो आप यहाँ देख रहे हैं, आपको यहाँ पीछे नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको ये समझना है कि ये पीछे की तरफ हैं। ये इसके पीछे, ये हाइड्रोजन इसके पीछे है, या हाइड्रोजन इसके पीछे है, जस्ट इसके पीछे है, ठीक है। जबकि शांतरित रूप में क्या करना है आपको, ये वाला जो CH3 है उसका ये C है, ये 3 हाइड्रोजन है और पीछे वाला जो कार्बन है वो कार्बन ये वृत्ताकार है और 3 हाइड्रोजन है वो इस हाइड्रोजन के सीध में नहीं है, पीछे नहीं है, वो इन दोनों हाइड्रोजन के बीच में है, मध्य में है। तो इन दोनों के 60 डिग्री कोण पर तीसरा पीछे का हाइड्रोजन दिखाना है। इसी प्रकार ये हाइड्रोजन इन दोनों के बीच है और ये हाइड्रोजन इन दोनों के बीच है। तो यहाँ शांतरित रूप है वो ग्रसित की तुलना में अधिक स्थायी होता है। ये साइक्लोहेक्सेन, यानी आप 6 कार्बन लेकर
अगर साइकिल बंद संरचना बनाते हैं तो वो साइक्लो हेक्सेन कहलाता है, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। तो उसके भी दो अपने समरूपण बना सकते हैं, एक नौका रूप बना सकते हैं और एक कुर्सी रूप बना सकते हैं। ये नौका रूप और कुर्सी रूप यहाँ बना हुआ है, मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। ये कार्बन पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है और छठा है। ये जो रूप है वो किस प्रकार का दिख रहा है आपको? नौका रूप। और ये वाला कुर्सी रूप है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 और 6। छठा कार्बन है वो पहले कार्बन से जुड़ा हुआ है। इनके हाइड्रोजन को भी अपने दिखा सकते हैं। हाइड्रोजन है वो एक ऊपर की तरफ दिखा देंगे इसके हाइड्रोजन को, और एक नीचे की तरफ दिखा देंगे। तो ये नौका रूप है और ये कुर्सी रूप है। नौका रूप कम स्थायी होता है और कुर्सी रूप अधिक स्थायी होता है। कुर्सी रूप अधिक स्थायी क्यों होता है? क्योंकि कुर्सी रूप है वो सांतरित रूप होता है, जिसमें हाइड्रोजन है वो अधिक दूरी पर होते हैं, जबकि नौका रूप है वो ग्रसित रूप होता है, इक्लिप्स रूप होता है, जिसमें हाइड्रोजन है वो पास पास होते हैं, इसलिए यह रूप कम स्थायी होता है।